बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो आज 9th क्लास का हमारा लेक्चर है अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक तो हमने पढ़ लिया था, हम जो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला साथ ही हम एनर्जी बजट को आप ये समझें कि मैं एनर्जी बजट को भी साथ ही एक्सप्लेन करूंगा, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी और फिर रह जाएगा इस चैप्टर का सिर्फ एक चीज़। हमने फोटोसिंथेसिस और दो छोटे छोटे टेबल होंगे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को आपस में कंपेयर करना होगा। ये मैं इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा। आज हम वो तो छोटा छोटा काम है, वो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। ये जो दोनों चीज़ें, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं कंबाइन फॉर्म में देता हूँ, ठीक है, कि आप मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दें और साथ साथ उससे एनर्जी कितनी निकलती है वो भी एक्सप्लेन करें। पर बोर्ड में इस तरह नहीं आ जाता, बोर्ड में इनमें से एक टॉपिक आ सकता है, लेकिन बेटा बड़ा ही आसान है, इजी है, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको सारा कुछ समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है ना, फर्ज करना है आपने कि ये जो ग्रीन चीज है ना बेटा, ये ग्रीन चीज है, अब यहां कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन मैं ऐसे डब्बा सा बना रहा हूं ना, ये है माइटोकॉन्ड्रियन। ये क्या है बच्चों? ये है बेटा माइटोकॉन्ड्रियन, और ये उसकी दीवार है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली आपने पढ़ी हुई है। और बाकी ये पूरा बोर्ड जो है ना, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये लोहे, ये जो उतर गई है लकड़ी वाली, ये उस सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। तो अब आपको आइडिया समझ आ जाएगा होता क्या है। मैंने कहा था रेस्पिरेशन क्या होती है आपको पता है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, सही है। फिर उसकी इक्वेशन लिखनी है, और उसकी इक्वेशन क्या है, टोटल इक्वेशन क्या है, दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2 दैट लीड्स टू 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, और प्लस बहुत सारी एनर्जी। और वो एनर्जी 3 शक्लों में हो सकती है, ATP, NADH एंड FADH2। वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स, सही है। ये है टोटल एक मेन काम। और जो बच्चों क्रैब साइकिल और ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूं, वो होता है, याद रखें, पहला जो स्टेप मैंने कहा था, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, उसका पहला स्टेप सेम होता है, और उस स्टेप का नाम है बेटा जी ग्लाइको। और उसमें कौन टूटता है? ग्लूकोज। और उससे क्या बनता है? पायरुविक एसिड, ठीक है। ओह, 2 वी लग गए थे ना, पायरुविक एसिड, ये 2 बन जाते हैं, समझ आ गई। तो अगर मैं मतलब यहां पे बताऊं तो आप ये समझेंगे बच्चों कि ग्लूकोज जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। इस पूरे को हम कहते तो हैं ग्लाइकोलाइसिस, ऐसे ही है ना। इसके लिए एनर्जी, ऑक्सीजन की जरूरत, लेकिन बेटा इससे 2 ATP भी निकलते हैं। ये जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे ना, 2 ATP और इससे 2 NADH भी निकलते हैं। ये जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के पूरे स्टेप्स को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे निकलते हैं। बेटा समझ आ गई? नहीं समझ आई ना? नहीं आई ना? कसम खाओ, हैं? अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है, सही। तो 2 समझिए, 2 ATP बन जाते हैं और 2 NADH बन जाते हैं। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड प्लस, में किताब में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH। तो कोई मसला मसाइल तो नहीं ना? गुस्सा तो नहीं करोगे, मारोगे तो नहीं? अच्छा फिर सही। अब बेटा ये जो पायरुविक एसिड है ना, अगला जो इसके साथ काम होना है ना, 3 स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन के, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या है बेटा? पहला आपको पता लग गया है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रैब साइकिल, ये एक साइंसदान थे जिनका नाम था क्रैब, ठीक है। तो एंड तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीनों के काम क्या है? एक का काम तो मैंने बता दिया
कि उसने सिंपल तोड़ के छोटा मॉलिक्यूल बनाया। अब इसको मजीद तोड़ना क्रेब्स साइकिल का काम है। क्रेब्स साइकिल के भी कुछ स्टेप्स हैं, वो भी आप फर्स्ट ईयर में 11वें चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, नहीं तो अभी फर्स्ट ईयर के 11वें चैप्टर का लेक्चर ऑनलाइन ले लेना, ठीक है। तो वो जो अब इसका मतलब ये है कि क्रेब्स साइकिल चलता है बेटे जी यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उस क्रेब्स साइकिल तक अगर जाना है तो इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्योंकि पायरुविक एसिड अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मेम्ब्रेन उसको परमिट, मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना, दे डू नॉट, मेरी मर्जी में नहीं आने देता, समझ गए बात को। तो बेटा इस पायरुविक एसिड से पहले एक चीज बनेगी, पायरुविक एसिड का एक कार्बन डाइऑक्साइड निकले, ये किताब में नहीं लिखा लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, और ये बनेगा एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। और वो एसिटिक एसिड एक और चीज के साथ मिलेगा। चलो मैं ये नहीं करता तो मैं इधर को लिख देता हूं, क्योंकि मुझे एक चीज बतानी है आपको। यानी यहां पे माइनस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है, ये देखो इसके अंदर बेटा इसका फार्मूला पता है क्या होता है? C3H4O3 पायरुविक एसिड का। और ये जो एसिटिक एसिड होता है इसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसका मतलब इसमें दो कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, बाकी क्या बचा? एसिटिक एसिड। किताब में ये वाला स्टेप नहीं दिया हो, ठीक है। अब ये एसिटिक एसिड अंदर ये भी नहीं जा सकता, तो फिर कौन जा सकता है? बेटा एसिटिक एसिड मिलता है एक और चीज के साथ, एसिटिक एसिड प्लस कोएंजाइम ए। ये मिल के एक चीज बनाते हैं जिसे कहते हैं एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। समझ आ गई बात की? एसिटिक एसिड, द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड। आप चाहे तो ये ना लिखें, आप ये लिखें पायरुविक एसिड डायरेक्टली यूनाइट्स विद एसिटाइल कोए एंड एंटर्स एंड मेक्स द, यानी पायरुविक एसिड डायरेक्टली यूनाइट्स विद कोएंजाइम ए एंड प्रोड्यूसेस एसिटाइल कोए। नाउ एसिटाइल कोए कैन गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आ गई बेटा बात की? और जब ये अंदर चला जाता है ना, तो इस स्टेप में भी 2 NADH निकलते हैं, 2 NADH। समझ आ गई बेटा बात की? क्लियर हो गया? ये मैं मिटा दूं, ये भी मिटा दूं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के अंदर इसको तोड़ा जाता है, पूरी तरह तोड़ा जाता है। जब इसको पूरी तरह तोड़ते हैं ना बेटा, तो एक एसिटाइल, अच्छा ये एसिटाइल कोए का काम पता है क्या होता है? अंदर जाके ये मैं आपको बता देता हूं। एसिटाइल कोए का काम होता है कि कोएंजाइम ए इसको अंदर छोड़ाएगा और फिर जो पहला स्टेप है उसके बाद यहां से कोएंजाइम ए वापस आ जाएगा। वो होता है, यहां पे होती है एक चीज उसको कहते हैं ऑर्निथीन, यहां पे सिट्रुलिन जब बनता है तो आई थिंक ग्लूटामेट, जो भी है, तो जो भी चीज बनती है वो कोएंजाइम ए को फारिग करती है और वो वापस आ जाता है। सही है? तो इस कोएंजाइम ए का काम क्या होता है? सिर्फ उसको अंदर तक छोड़ के वापस आ जाना, और वो इस क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बन जाता है। जब वो इस क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बन जाता है तो उसको सारे को तोड़ा जाता है, यानी इसके अंदर या को जो एसिटिक एसिड था उसके अंदर जितने वो है ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सारे के सारे तोड़े जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। वो पूरा स्टेप्स आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। उनसे तोड़ने के साथ साथ क्या होता है कि 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP ये निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP। लेकिन यहां पायरुविक एसिड कितने थे? पायरुविक एसिड कितने थे बेटा? ग्लूकोज को तोड़ के कितने पायरुवेट बने थे? 2। तो एक से ये निकल रहा है, तो 2 से कितने निकलेंगे? हाँ, तो जरब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। पता लग रहा है ना इस बात का कि 1 पायरुविक एसिड व्हेन पासिस, जब इसको सारे को तोड़ा जाएगा ना, तो इससे पता क्या निकलेगा? इससे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वाटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में निकलता है, लेकिन हम यहां पे भी वही बना देते हैं कि जी वाटर भी निकल आया, समझ लो। सही है? देखें, ग्लाइकोलिसिस से
यानी इसका मतलब है ये एसिटाइल को ए, अब मैं यहां पे आ जाता हूं कि वहीं पे पहले समझा दूं, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। वो क्या है बेटा, यहां तक समझ आ गया ना कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। इसमें 2 एटीपी बनते हैं, 2 एनएडीएच बनते हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है, ये एक पायरुविक एसिड बनता है, कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में, वो कोएंजाइम ए के साथ मिलता है और एसिटाइल को ए बनता है। इस प्रोसेस में भी एक एनएडीएच एक पायरुविक एसिड से और 2 एनएडीएच 2 पायरुविक एसिड से बनते हैं। सही है, ये भी हो गया। उसके बाद जब एसिटाइल को अंदर चला जाता है, कोएंजाइम में वहां से वापस आ जाता है और बाकी जो चीज है वो इस साइकिल का हिस्सा बन जाती है। जब वो इस साइकिल का हिस्सा बनती है, वहां उसको कंप्लीटली तोड़ा जाता है। एक पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल से गुजरता है, उससे 3 एनएडीएच, एक एफएडीएच2 और एक एटीपी निकलती है। इसका मतलब है जब 2 पायरुविक एसिड इसी साइकिल में से गुजरेंगे तो उससे 6 एनएडीएच, 2 एफएडीएच2 और 2 एटीपी निकलेंगे। सही है, अब यहां पे आ जाते हैं तो वो इस इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन में, यानी दूसरा जो प्रोसेस है आप लिखेंगे कि जी क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड फर्स्ट ये कन्वर्ट होता है। वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा पढ़ाते हैं हम, ठीक है। और क्या होता है ये बेटा, जो एसिटाइल को, ये जो पायरुविक एसिड है, ये मैंने आपको बताया कि पायरुविक एसिड, इसको हम इस तरह लिखते हैं, कोएंजाइम ए एंटर हुआ तो क्या बना, एसिटाइल को ए। अब कहेंगे जी ये क्रेब्स साइकिल के अंदर गया है, ठीक है, तो क्या है, एसिटाइल को ए, ये कन्वर्ट होगा, इसके अंदर क्या क्या डलेगा, एफएडी, एनएडी और एडीपी, ये चीजें इसमें ऐड होंगी और निकलेंगे क्या, एनएडीएच। लो एनर्जी कंपाउंड ऐड हो रहे हैं और हाई एनर्जी कंपाउंड निकल रहे हैं, FADH2, सही है, ATP, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नहीं समझ आई बेटा? देखो ना, अगर मैंने NaDH बनाना हो तो ऑब्वियसली मुझे NAD तो चाहिए ना, NAD बनाऊंगा प्लस एनर्जी प्लस हाइड्रोजन ऐड करूंगा तभी तो NaDH बनेगा, वैसे थोड़ी ना बन जाएगा। ज्यादा वो जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में हम NADPH वापस भेजते, NADP वापस भेजते थे, फिर NADPH बन के आता था, ADP वापस भेजते थे, फिर ATP बन के आता था। याद आया कुछ बेटा? समझ आ रही है ना कि बस ऊपर से गुजर है? ईमानदारी से बताओ, जिस बच्चे को नहीं समझ आ रही वो हाथ खड़ा कर ले थोड़ा सा। हाँ नहीं, आपको तो आ रही है ना बेटा, जिसको नहीं आ रही हाथ खड़ा करो, नहीं तो मैं पूछता हूं फिर। अभी मैं बता, हाँ जी, मैं अभी आपको तो मैं समझ खुद ही जो है ना वही करवाता हूं। अच्छा ठीक है, समझ आ गई बेटा बात की? NaDH बनता है, FADH2 बनता है, ATP बनता है, ये तीनों हाई एनर्जी कंपाउंड है। लेकिन ये समझो रुपए है और वो ऊपर वाले दोनों चेक के हैं। समझ आ गई? ये कैश है ATP और ऊपर वाले दोनों चेक के। आप उन चेकों को कैश कराना चाहते हैं। जब आप उन चेकों को कैश कराना चाहते हैं तो आपको उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारना पड़ेगा, जो तीसरा स्टेप है। यानी तीसरा स्टेप, क्रेब्स साइकिल का पता लग गया? मैं बेटा दोनों की ग्लाइकोलिसिस तो मैंने पूरी डेफिनेशन बता दी है, मैं दोबारा लिख देता हूं। ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज, लिखने की जरूरत है? याद कर लीजिए, आप ये वाला सुन के लिख भी लीजिएगा। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दिस प्रोसेस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये वाली इक्वेशन आप साथ लिखेंगे। ये डेफिनेशन है ग्लाइकोलिसिस की, अगर शॉर्ट के तौर पे भी आ जाए तो। समझ आ गई? क्रेब्स साइकिल में क्या लिखेंगे? दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस विच डज अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। In this, the acetyl-CoA is further broken down by different reactions and produces different high-energy compounds such as NADH, such as FADH2 and ATP। और ये वाली इक्वेशन साथ में लिखनी है अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो। सही है। और आखिरी चीज रहेगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो क्या है? वो बेटा हम कहेंगे दिस इज अ चेन ऑफ डिफरेंट, उसमें साइटोक्रोम्स होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों, किताब में नहीं लिखी हुई तो हम नहीं लिखेंगे। ये दिस इज द चेन लाइक, जो हम कहेंगे सीरीज ऑफ डिफरेंट साइटोक्रोम। मैं लिख देता हूं ये वाली बात, ठीक है? इन विच द हाई एनर्जी कंपाउंड्स आर ब्रोकन एंड देयर एनर्जी इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एटीपी। क्योंकि हमें असल में चाहिए एटीपी। ये जो कैश मैश है हमें
नहीं चाहिए, तो इनको हम कैश कराने जाएंगे। तो इनको जब कैश करवाना होगा तो हमें एक चेन होगी जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम कहेंगे दिस इज द सीरीज ऑफ डिफरेंट साइटोक्रोम्स which is used to extract the energy of different energy rich compounds, यानी वो like NADH and FADH2। बेटा समझ आ गई इस बात की कि डिफरेंट एनर्जी रिच कंपाउंड्स की एनर्जी को निकालने के लिए जिस चेन लाइक प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, एक बस आपने फार्मूला कुछ याद रखना है, वो है बेटा आखिरी अब ये बात हो रही है, यानी इधर मैं बता देता हूं, इधर क्या हुआ, ये NADH को लेंगे हम और FADH2 को भी लेंगे, तो हम कहेंगे NADH प्लस FADH2 और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उससे क्या बना, NAD है प्लस FAD, ठीक है, प्लस वावा सारी एनर्जी जिससे क्या बनाया गया, समझ गए बेटा बात। ये तीसरा प्रोसीजर है, ये डेफिनेशन के साथ ये वाली इक्वेशन लिखनी है आपने, और अगर पूरा आ जाए शॉर्ट में तो ये वाली इक्वेशनें भी लिखने तो पास हो जाता है। तीनों चीजों की डेफिनेशन ना भी लिखे तो मैं मार्क्स दे देता हूं, क्योंकि पूरे तीनों चीजों की डेफिनेशन लिखने का मतलब है कि पूरा लॉन्ग ही हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए मार्क्स मिल जाने चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, वो फार्मूला वो मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा बेटा, एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, ठीक है, और एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है, सही है, और एक NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बना हो, क्रेब्स साइकिल में ना बना हो, ग्लाइकोलिसिस में बना हो, वो भी 2 ATP के बराबर होता है। पता क्यों, क्योंकि उसका एक ATP, क्योंकि देखो अगर जो ग्लाइकोलिसिस वाला है वो बना है कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो क्रेब्स तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां होती है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ये ऊपर में वैसे बना दी है, ठीक है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसलिए इसको अंदर जाना पड़ेगा, तो उसमें इसका एक ATP खर्च हो जाता है, इसलिए ये 2 ATP के बराबर होता है। नहीं समझ आई बेटा अफ्सा कि the 1 ATP of the NADH produced in the glycolysis, यानी ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होने वाले, पैदा होने वाले NADH का एक ATP उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजने में खर्च हो जाता है। समझ आ गई बात भाई? अच्छा, अब जरा आप गौर करें तो मुझे बताएं ना जरा कि यहां पे मैं, अच्छा अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर के आए हैं, मसलन ये आ गया, ठीक है, तो यहां नीचे एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है, तो इससे कितने ATP बनवाऊं, कौन बताएगा मुझे? तेरी शक्ल, थोड़ी देर में बताता हूं कितने बनाने हैं। अच्छा हाँ जी बेटा, बेटा यहां कितने ATP बनेंगे? हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजार के नहीं बेटा, ये 2 NADH हैं तो यहां 4 ATP बनेंगे, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस वाले हैं, ये ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होने वाले NADH हैं, और ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होने वाला NADH 2 ATP के बराबर होता है। समझ नहीं समझ आई बेटा? ये दे, मैंने क्या कहा, एक NADH कितने ATP के बराबर होता है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरता है एक NADH तो उससे 3 ATP बनते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस वाला NADH है जब वो गुजरता है तो उससे 2 बनते हैं। क्यों? एक उसका खर्च हो जाता है तो बाकी 2 रहते हैं, होते 3 ही है, लेकिन जो है वो नेट कितने मिलते हैं? नहीं समझ आई? देखो ना कि मेरे पास जी 10 रुपए थे, हैं, तो 1 रुपया मैंने जो उन 10 रुपए को लेके आना था ना, उनमें खर्च कर दिया, तो मेरे पास नेट कितने बचे? 9 रुपए। इनका थे वो एक NADH, ये वाला भी 3 के बराबर ही, लेकिन एक उसको निकालने में खर्चा आ गया, तो बाकी कितने बचे? तो हमने ये देखना है कि नेट कितनी एनर्जी निकल रही है। तो NADH ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज इक्वल टू 2 ATP। तो ये 2 है तो इनसे कितने बनेंगे? ये ली साइंस थी, सारी मैथ्स थी, ठीक है। अच्छा ये 2 NADH इनसे कितने बनेंगे? इनसे 6, ठीक है, तो 6 ATP। इनसे कितने बनेंगे? ये 6 है खुद,
18 एटीपी, और इनसे कितने बनेंगे? 4 एटीपी। और ये वाले भी 2 एटीपी थे ना, 2 एटीपी, सही है, और ये वाले भी 2 एटीपी थे। अब जरा देखें तो 18 4 22, 22 6 28, 28 और ये इधर तो कुछ नहीं है ना, 28 और ये 4 एटीपी, 28 4 32, और 32 और 4 36। एक ग्लूकोज को जब एरोबिक रेस्पिरेशन से तोड़े तो उससे 36 एटीपी निकलते हैं। ये एनर्जी बजट है रेस्पिरेशन का। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? अब मैं जरा 10 एटीपी बनवा लूं, 1 मिनट, थोड़ी देर में।